नमस्कार 11 स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। लोबिन हेम्ब्रम थामेंगे भाजपा का दामन। चंपाई सोरेन क्या करेंगे? अटकलें तेज है कि अब चंपाई क्या करेंगे, क्योंकि सरायकेला का कार्यक्रम स्थल तो पूरी तरीके से भगवा रंग में पट गया, रंग गया। चंपाई का लगातार दिल्ली दौरा चंपाई सोरेन साहब का चल रहा है, लेकिन अभी भी ना भाजपा कुछ खुलकर कह रही है, ना चंपाई सोरेन साहब कुछ खुलकर कह रहे हैं। अटकलों का बाजार गर्म है। हां, लोबिन हेम्ब्रम साहब ने आज यह स्पष्ट कर दिया कि लोबिन हेम्ब्रम साहब बीजेपी के खेमे में जा रहे हैं, बीजेपी का दामन थामेंगे और बीजेपी के ग्रीन सिग्नल का उनको इंतजार है। सुदेश महतो भी इस वक्त दिल्ली में है। सुदेश महतो ने आज अमित शाह से मुलाकात की है। सीटों को लेकर जो सस्पेंस चलेगा उस पर भी करीब करीब उन्होंने विराम लगा दिया, यह कहकर कि एनडीए 81 सीटों पर लड़ेगी और एनडीए पूरी तरीके से लड़ने के मूड में है, कहीं भी इस बार कोई जगह नहीं छोड़ेगी। दूसरी तरफ आईएनडीआई गठबंधन भी अपनी जगह पर मजबूत है। जब आक्रोश रैली निकली तो गठबंधन ने पूरी तरीके से आक्रोश रैली पर काबू पाया, पुलिस ने अपना काम किया, लेकिन जब केस दर्ज हुआ तो रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ पर धारा बीएनएस की धारा 109 के तहत हत्या के प्रयास का केस दर्ज हो गया। अब कई तरीके के मामले हैं, हर तरीके पर सवाल जवाब करेंगे अपने अतिथियों से, समझेंगे कि राज्य की राजनीति विधानसभा चुनाव के ठीक पहले इतनी तेजी से जो गर्म हो रही है ये किस तरफ जाएगी। पहले देखिए रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा अपने अतिथियों के साथ। दामन थामेंगे लोबिन, चंपाई सोरेन पर सस्पेंस बरकरार। दिल्ली में चंपाई, झारखंड में हलचल। लोबिन हेम्ब्रम जल्द ही कमल का दामन थामेंगे। लोबिन ने कहा है कि बीजेपी नेताओं से बातचीत हो चुकी है, सिर्फ बीजेपी के ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, हमारा बीजेपी जाना तय हो गया है और बीजेपी से निर्णय भी ले लिया गया है, सिर्फ ज्वाइनिंग करने का डेट अभी देना है। तो ये कब तक उधर से ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा आपको? हम इंतजार में हैं, जितना जल्द हो सके। जेएमएम के कद्दावर नेता रहे लोबिन ने अपने पत्ते खोल दिए हैं, लेकिन चंपाई सोरेन पर सियासी कदम पर सस्पेंस बरकरार है। चंपाई सोरेन दिल्ली में है, लेकिन उन्होंने बीजेपी के किसी नेता से मिलने के कार्यक्रम से साफ इनकार किया है। साथ ही उन्होंने अपने सियासी कदम पर कहा है कि जल्द ही वे इसका ऐलान करेंगे। अभी तक कोई ऐसा हम निर्णय नहीं लिया है ना। तो सर निर्णय कब तक लेंगे आप? हमारा टाइम है। कब तक दिल्ली में है सर आप? है 1-2 दिन है। अच्छा, 1-2। चंपाई सोरेन दिल्ली में है, सियासी सफर पर पत्ते खोलने से बच रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी ने उन्हें बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया है। चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि चंपाई अगर बीजेपी में शामिल होते हैं तो स्वागत है, लेकिन चंपाई अपना फैसला खुद करेंगे। मैं खुद चाहता हूं कि वो बीजेपी में आए और हमें ताकत दे, लेकिन वो इतना बड़ा लीडर है, उनका बारे में मुझको टिप्पणी करना ठीक नहीं लगते है। अगर वो दिल्ली में आए हैं तो कोशिश करेगा बातचीत करने का भी, लेकिन ऐसे तो मेरा इनडायरेक्ट डायरेक्ट बात होते हैं, लेकिन कभी मैं उनका साथ पॉलिटिकल बात नहीं किया हूं आज तक। कि अगर उन्होंने बोला है तो सबों का विचार को ही वो बोले हैं ना। कोई जो भी हमारे नीति सिद्धांत से प्रभावित होकर के हमारे दल में आना चाहते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं और उनके साथ आगे बढ़ने का काम करते हैं। जहाँ तक आपने जिन बात किया, अब ये तो मानने का ही डिसीजन होगा कि भाई उनको आगे किस तरफ जाना है, कैसे आगे लेके जाना है। उन्होंने जो 3 अभी तक विकल्प दिए थे, उस विकल्प में चुनाव भी उन्हीं को करना है। जिस दिन चुन करके कहेंगे कि भाई हमको ये विकल्प के लिए आगे बढ़ना है, उस दिन हम लोग अपनी तरफ से अपनी बातों को रखेंगे। नहीं, हम लोग सबका स्वागत करते हैं, एकदम स्वागत करेंगे। चंपाई जी जैसे अनुभवी लोग अगर गठबंधन में आते हैं तो अच्छी बात है। इधर जेएमएम को भी चंपाई के अगले कदम का इंतजार है। हालांकि अब भी जेएमएम चंपाई पर किसी तरह के हमले से साफ बच रही है। हम लोग को भी लगता है कि चंपाई दा का अगला कदम क्या होगा। पार्टी ने अपनी तरफ से कभी उन्हें अपमानित करने का काम नहीं किया है। हम आज भी विश्वास करते हैं कि वो हमारे साथ हैं, हमारे साथ ही रहें और किसी तरह का कोई ऐसा कदम न उठाएं जिससे उनको भी मुझे लगता है आगे चलकर पछतावा होगा। देखिए, दिल्ली देश का महानगरी है, सबको जानने का विशेषाधिकार है। हम भी जाते हैं और लोग भी जाते हैं, तो जाने से किसी रोका रोक नहीं सकते हैं कब कहे गए। अब है कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी माननीय गुरु जी के शिष्य हैं और पुराने नेता हैं, अनुभवी हैं, कई बार मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं।
राज्य में मुख्यमंत्री रहे हैं और अभी किसी पार्टी में गए नहीं हैं, इसलिए बिफोर कुछ बोलना उचित नहीं है। चंपाई सोरेन ने नए अध्याय की शुरुआत करने की घोषणा की है। कोल्हान का दौरा कर उन्होंने समर्थकों से राय मशवरा भी किया है। चंपाई सोरेन ने किसी से दोस्ती करने का विकल्प भी खुला रखा है। इस बीच एक बार फिर चंपाई दिल्ली दौरे पर हैं। ऐसे में सियासी अटकलों का दौर तेज है। न्यूज़ 11 भारत के लिए दिल्ली से अमर के साथ रांची से दीपक, राकेश और राजेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तमाम रिपोर्ट्स आपने देख ली। चंपाई सोरेन को लेकर अटकलें तेज है। ना चंपाई साहब खुद कुछ कह रहे हैं, ना जेएमएम कुछ कह रहा है, ना पार्टी कुछ कह रही है, ना बीजेपी कुछ कह रही है। लेकिन मुद्दा यह बड़ा है कि चंपाई सोरेन साहब फिलहाल भी राज्य में मंत्री के पद पर हैं। चंपाई सोरेन साहब फिलहाल भी जेएमएम में उपाध्यक्ष के पद पर हैं, बड़ा पद है। और चंपाई सोरेन वो नाम है जो संस्थापक सदस्य हैं जेएमएम के। माना जा सकता है कि उनका भी जबरदस्त योगदान रहा है। दूसरी तरफ लोबिन हेम्ब्रम, तो ये सीनियर लीडरों का इस तरीके से कटना, कहीं ना कहीं पार्टी से दूर होना अपने आप में सवाल खड़ा करता है। रुक करते हैं अपने अतिथियों का, स्वागत करते हैं। हमारे साथ भाजपा से प्रतुल सहदेव जी है। प्रतुल जी स्वागत है आपका। आजसू से ज्ञान सिन्हा साहब हैं। ज्ञान जी स्वागत है आपका। कांग्रेस से राजेश सिन्हा सनी साहब हैं। राजेश जी स्वागत है आपका सनी जी। और जेएमएम से हेमलाल मेहता साहब हैं। हेमलाल जी स्वागत है आपका। हेमलाल जी स्क्रीन पर नहीं दिख रहे हैं, तकनीकी लगता है थोड़ी सी खराबी आई है, एक बार चेक कर लीजिएगा। शुरुआत करते हैं प्रतुल सहदेव जी से एक सवाल के साथ। प्रतुल सहदेव जी, बीजेपी करने क्या वाली है? चुनाव नजदीक है। चंपाई सोरेन साहब ने स्पष्ट कर दिया है कि दोस्ती के दरवाजे खुले हुए हैं। अब दोस्ती के दरवाजे खुले हुए हैं तो आप लोगों ने दस्तक दी है अभी तक या नहीं दी है? क्या होने वाला है? अटकलें तेज है। प्रतुल सहदेव जी देखिए, इस सवाल का जवाब देने से पहले आज मैं आपके चैनल पर था 6 बजे भी, आपने एक बहुत बड़ा जो स्टोरी किया कि कैसे इस सरकार की पुलिस ने सारी सीमाएं तोड़ दी साहब। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री, 3 पूर्व मुख्यमंत्री, 27 विधायक और सांसद पे हत्या के प्रयास का मुकदमा किया। अब किसके हत्या का प्रयास हुआ? कौन से पुलिस वाले को हम लोगों ने गला दबाकर मारने की कोशिश की? किसको बड़े बड़े पत्थरों से कुचल दिया? ऐसा जो फर्जी मुकदमा है बीएनएस के वो सेक्शन की बात, 109 जी, तो वो इन्होंने लगाया है भारत, जो इक्विवेलेंट टू जो पुराना सीआरपीसी का आईपीसी का 307 था। तो अभिषेक, ये आप सोच सकते हैं कि अब वीडियोज आए कि कैसे बाबूलाल जी भाषण दे रहे थे, उस समय टीयर गैस शेल बिना प्रोवोकेशन के चलने लगा। ग्राउंड में जहां लोग भाषण सुन रहे थे वहां इन लोगों को आक्रोशित करने के लिए टीयर गैस चलाया गया। पुलिस ने बर्बरता से रबर बुलेट, टीयर गैस, जहरीले टीयर गैस, वाटर कैनन, लाठीचार्ज सब किया। और जब एफआईआर करने की बारी आई साहब, तो हत्या के प्रयास का मामला और कोई ऐसा इंजरी रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आया है जिसमें ऐसा हुआ हो कि किसी को जानलेवा मारने का प्रयास किया गया हो, गला दबा दिया गया हो, बड़े बड़े चट्टानों का प्रयोग किया गया हो, कुचल दिया गया हो, गोलियां चलाई गई हो। तो आखिर ये हत्या के प्रयास का जो फर्जी मुकदमा था और जो 12,000 लोगों पे, हम बार बार कह रहे हैं, 12,000 लोगों पे जो फर्जी मुकदमा हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ युवाओं के आंदोलन को क्रश करने के लिए। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को पता है कि अगले 1-1.5 महीने तक वो धरना प्रदर्शन का दौर रहेगा। इन्होंने आखिर जो मिला क्या, जो हमारा कैंपेन चल रहा है, कि आखिर इन्होंने जिसको जिसको वादा किया था सब सड़कों पे है साहब। अभी भी धरना चल रहा है सहायक पुलिसकर्मियों का और जो अभ्यर्थी हैं उन लोगों का। अब तो सड़क पे आएंगे। पारा शिक्षकों को एक बार आपने लाठी मार कर भगा दिया, फिर से वो बातचीत के लिए आगे आएंगे, नई बात बनेगी, फिर सड़कों पे होंगे। जो युवा हैं जो अपना हक मांग रहे हैं उनको भी, जो सहायक पुलिसकर्मी हैं वो भी फिर हक मांगने आएंगे। तो आपने जो 12,000 अज्ञात पर एफआईआर किया, मुझे नहीं लगता शायद देश के इतिहास में कभी 12,000 अज्ञात लोगों पर एफआईआर हुआ हो। तो ये सरकार का दमन चक्र था। अब लौटते हैं आदरणीय चंपाई सोरेन जी पर। देखिए, चंपाई सोरेन जी बहुत टॉल स्टेचर के लीडर हैं और उनका झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता जो भी कह लें, लेकिन विशुद्ध रूप से उनका अपमान हुआ। उन्होंने खुद एक्स पर पोस्ट करके कहा कि भाई साहब मेरा अपमान हुआ, मुझे मुख्यमंत्री रहते विधायक दल की बैठक बुला ली गई, मैं सदन का नेता था, लेकिन मुझे सूचित नहीं किया गया। तो अभिषेक, ये तो बैठक पर ही प्रश्न चिन्ह है कि विधायक दल के नेता की अनुमति के बिना किसने विधायक दल की बैठक बुला ली और टोकन स्वरूप उनको एक सूचना दे दी, और उसके बाद अंतिम 2 दिन में उनको बैठक में जाने से मना किया गया कि साहब नहीं, नियुक्ति पत्र आप शिक्षकों का नहीं बांटिए, कार्यक्रम में जाने से जी हाँ, तो वही कार्यक्रम में जाने से मना किया। तो ये तो बहुत अपमानजनक है ना। एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को कौन एक गैर संवैधानिक व्यक्ति निर्देश दे रहा था, ये मुझे लगता है सबको जानने की
सब कोई जानते हैं, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन चंपई सोरेन से तो अति तब हो गई जब उनको सीधे कहा गया कि इस्तीफा लिख दीजिए। तो ये क्या था साहब। और इन्होंने कोल्हान में पहले भी पीड़ा व्यक्त की थी। 6 जुलाई को मैं पहले भी बता चुका हूं, जब वो हाट गमरिया गए थे तो मीडिया को कहा था, और कटिंग्स भी है वो सब मैं पीछे भी दिखा चुका हूं आपको, कि भाई मैं और करने की इच्छा थी, नियुक्ति पत्र बांटने की इच्छा थी, लेकिन नहीं हो पाया। चंपई सोरेन जी बड़े नेता हैं, विकल्प उनको खोजना है। भारतीय जनता पार्टी में उनको इच्छा जाहिर करनी है, फिर हमारा शीर्ष नेतृत्व प्रदेश नेतृत्व के साथ विचार विमर्श करेगा। चेक्स एंड बैलेंसेज होते हैं, उसके बाद हम इस पर निर्णय लेंगे। लेकिन विकल्प तो उनको खोजना है, क्योंकि वो एक तो उन्होंने 3 विकल्प में एक विकल्प को बंद कर दिया कि संन्यास मैं नहीं लूंगा, जैसा उनको समर्थकों का हुजूम, उनको समर्थन मिल रहा है। दूसरा विकल्प उनके पास राजनीतिक दल बनाने का है, उस पर वो क्या निर्णय लेते हैं। तीसरा है नया साथी खोजने का। तो कोई भी विकल्प लें वो स्वागत योग्य है, क्योंकि किसी ने तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार के दमन चक्र और जो यहाँ कुचक्र चल रहा था, और जो भीतर खाने में किसी एक आदिवासी नेता जो सोरेन डायनेस्टी का नहीं है उसको अपमानित करने का जो षड्यंत्र हुआ था, उसको एक्सपोज किया। तो चंपई सोरेन जी कोई भी कॉल ले वो वेलकम है। चलिए, बड़ी आसानी से प्रतुल सहदेव जी ने कह दिया कि पहला विकल्प तो उन्होंने बंद कर दिया है, संन्यास लेने का। 2 विकल्प बचते, या तो अपनी पार्टी बना ले या फिर वो बीजेपी के साथ शामिल हो जाए। और मैं जहां से देखता हूं दोनों ही विकल्प बीजेपी की तरफ ही खुलते हैं, और बीजेपी के दरवाजे भी दोनों विकल्पों के लिए खुले हुए हैं, क्योंकि गठबंधन में सिर्फ 2 ही दल हैं, चाहे वो INDIO हो चाहे NDA हो। तो अगर आप INDIA में नहीं है तो आप NDA में हैं, सीधे सीधे आप अपनी पार्टी बनाएं। उसके बावजूद भी उन्होंने कोल्हान के ही 14 सीटों पर फिलहाल अपना फोकस रखा है। कोल्हान को लेकर ही चंपई सोरेन चल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर झारखंड में सरकार बनाने के लिए या सत्ता में आने के लिए या विपक्ष में बैठने के लिए किसी ना किसी एक गठबंधन को पकड़ना होगा। अब एक बार रुक करते हैं हेमलाल मेहता साहब का। जेएमएम से हेमलाल मेहता साहब। हेमलाल साहब, चंपई सोरेन पर बात करने से पहले आपसे एक तो जवाब चाहूंगा। प्रतुल जी ने ध्यान आकृष्ट कर दिया है, रक्षा राज्य मंत्री हैं संजय सेठ साहब, केंद्रीय मंत्री हैं, दीपक प्रकाश सांसद हैं, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, मधु कोड़ा, 3 पूर्व मुख्यमंत्री वहां रहे हैं, और इन लोगों पर बीएनएस की धारा 109 के तहत हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज होता है। क्या जेएमएम ये मानती है कि मंच पर खड़े होकर भाषण देने वाले ये पुराने आदिवासी नेता सारे के सारे ये हत्या करवाएंगे ये लोग, और हत्या का प्रयास करेंगे? इन पर 109 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। अभिषेक साहब, आज बहुत ही शुभ दिन है, भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। आज के शुभ अवसर पर हम तमाम झारखंडियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और बधाई देते हैं। आज जो बातें उठ रही है FIR की, देखिए कहीं से भी ऐसा लिखा हुआ है क्या कि किसी पर उच्च पदाधिकारी पर FIR नहीं हो? जो गलती करेंगे, जो गलती करवाएंगे, करवाने वाले पर भी होता है, उकसाने वाले पर भी होता है। आप देखे होंगे, बहुत सारे केसों में देखे होंगे कि उकसाने वाले पर भी वैसा ही अपराध का धारा लगता है, और जो करने वाले हैं उन पर भी। रही बात FIR कैसे हुआ, तो आप देखे होंगे, आपने ही दिखाया है अपने चैनल, आपके चैनल में हमने देखा था कि ये कह रहे हैं, प्रतुल भाई कह रहे हैं कि साहब प्रदेश अध्यक्ष भाषण दे रहे हैं और आंसू गैस छोड़ा जा रहा है। तो क्या मैदान में छोड़ा गया था या स्टेज में उनको भाषण देते हुए छोड़ा गया था क्या? जी नहीं साहब, वहाँ हिला रहे थे, पूरा बैरिकेटिंग को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। वहाँ देखे होंगे कि कहाँ से आया, ग्लव्स कहाँ से आया, ग्लव पहन के, और कैंची लेकर के आए थे साहब, कैंची लेकर के और काट रहे हैं तार को, कंटीले तार को काट रहे हैं। क्या आप चाह रहे थे कि मुख्यमंत्री को जाकर के मार देंगे, राज्यपाल को मार देंगे, या पूर्व मुख्यमंत्री को जाकर के मार देंगे? सभी का उधर आवाज पड़ता है। तो ये तो गजब का आक्रोश रैली है या सभा है। और उन्होंने पहला क्या गलती किया था कि जो वहाँ का अनुमति लिया गया था मैदान का, वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ सभा करने की थी, कोई रैली का नहीं था, ना ही मुख्यमंत्री आवास को मार्च करने का था, न घेराव करने का था। साहब हमने भी बहुत देखे होंगे, 3 से 4 लाख 5 लाख के लगभग में आपका प्रभात तारा मैदान में हमने भी किया, अभी किया है। हमने सारा परमिशन लिया था, मैदान का परमिशन लिया, पार्किंग का परमिशन लिया, और किस रूट से जाएंगे,
ये भी परमिशन लिया, और वहाँ क्या क्या करेंगे, हम कहाँ से रैली पैदल मार्च करेंगे, ये भी हमने दिया था। सिर्फ इसलिए मैं बता रहा हूँ चूंकि मैंने ही परमिशन लिया है, सारा उसका सभा का पूरा परमिशन लिया था हमने। तो उस तरह से होता है। अब आप जो है, जो परमिशन नहीं था वो काम कर रहे हैं, आप घेराव करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री आवास का, ये कतई बर्दाश्त नहीं होता ना। और ये तो एक तरह से कहा जाए दूसरा कौन वहाँ करेगा, वहाँ तो भाई आला अधिकारी जो प्रशासन के हैं से लेकर के छोटे अधिकारी तमाम लोग लगे हुए हैं, वो अपने सिस्टम से काम कर रहे हैं, नियम संगत काम कर रहे हैं। कोई बड़ा और छोटा थोड़ी ना होता है। जब अपराध करते हैं तो अपराधी सब एक बराबर होते हैं, ऐसा नहीं है कि छोटा और बड़ा होता है। रही बात आदरणीय चंपई सोरेन साहब का, चंपई दा का, तो मैं कल भी कहा, परसों भी कहा था, आज भी मैं वही बात कहूँगा कि आदरणीय चंपई सोरेन जी के बारे में अभी कोई टिप्पणी मैं कर नहीं सकता हूं, क्योंकि वो खुद सस्पेंस बरकरार किए हुए हैं। ना ही तो हमसे हमारी पार्टी से इस्तीफा दिए हैं, ना ही कहीं ज्वाइन किए हैं, ना ही मंत्री पद से इस्तीफा दिए। झारखंड सरकार में ऑलरेडी मंत्री के पद पर हैं, उन्होंने इस्तीफा भी नहीं दिया है। ना ही किसी के बगावती मूड में है, या मैंने कोई अपशब्द कहा है किसी को, पार्टी के प्रति भी कोई ये नहीं है, उनका विरोध वाला कोई भाषण नहीं हमने देखा है। तो अभी तो यथावत हैं, पार्टी में हैं तो हैं, वर्गीय उपाध्यक्ष हैं, हमारे वर्गीय उपाध्यक्ष हैं, इसलिए अभी हैं। जब उनका क्लियर हो जाएगा, क्लियर कर देंगे, पब्लिक डोमेन में आ जाएगा कि फलाने पार्टी में गए या क्या किए, तब फिर देखा जाएगा। अब मेरी बारी नहीं है, लेकिन क्या मैं 15 सेकंड मांग सकता हूँ आपसे? बोलिए। मैं कह रहा था कि इन्होंने अभी बड़ी बड़ी बातें कही, कहा कि मंच से जो उकसाने वाला भाषण हुआ, एक भाषण दिखा दें जो बाबूलाल मरांडी जी ने कहा शांतिपूर्वक तरीके से जाएंगे और जो जहां रोकेगा वहीं धरने में बैठ जाएंगे। कोई मन से उकसाने वाला नहीं हुआ। और फाइनली चंपई सोरेन जी के लिए आज जो मीठे मीठे शब्द व्यक्त कर रहे हैं, भाई विभीषण जब कहा उस समय जेएमएम कहाँ थी, जब गद्दार कहा राजेश ठाकुर ने उस समय जेएमएम के वोट क्यों सिल गए थे? तो कथनी और करनी में अंतर। एक सेकंड में सिर्फ बोले हम साहब ये बोल रहे हैं कि उकसाने वाली बात और ये वो, तो भाई वहाँ क्या कर रहे थे? रक्षा राज्य मंत्री, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री वो प्रदर्शन में नहीं शामिल थे हिमाल जी, वो जो है भाषण देकर चले गए थे। उनको निर्देश दे पुलिस जांच करेगी ना, पुलिस जांच कर सकते थे। रणधीर जी तो मीटिंग में थे भी नहीं, प्रतुल जी रक्षा राज्य मंत्री हैं, तो उन्होंने कैसे रणधीर जी ये सब करने का, हिलाने का, बस एक लाइन रुक जाए, अब आप लोग रुक जाए, ऐसे नहीं उन्होंने दिया। देखिए क्या है कि हम लोग एक एक करके बढ़ेंगे आगे। आप अपने अपने टर्न पे बोले। राजेश सिन्हा सनी साहब, दो नाम आए, रणधीर सिंह साहब का और कोचे मुंडा साहब का। कोचे मुंडा साहब बीमार चल रहे हैं, रणधीर सिंह साहब का कोर्ट में डेट था, कोर्ट में अपियर होना था उनको, वो कोर्ट में थे, बाकायदा दोनों का एविडेंस भी होगा। कार्यपालक दंडाधिकारी साहब ने उन पर भी केस ठोक दिया और नामजद आरोपी बना दिया। 51 नामजद में वो दोनों भी नामजद है। और केस रजिस्टर्ड होने के बाद 109 के तहत केस रजिस्टर्ड हुआ। कई धाराएं हैं, उसका ग्राफिक्स में निकलवाता हूं, कई धाराएं हैं उसमें, आपने देखा भी होगा। लेकिन जो लोग वहां थे नहीं, उन पर केस का मतलब? सनी साहब देखिए, अभिषेक, रैलियां होती है, सभाएं होती है, आक्रोश मार्च भी निकाली जाती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं परमिशन लेकर के सारा काम को प्रक्रिया में ला करके पार्टियां करती है। राजनीतिक दल है, निश्चित तौर पे अपनी अपनी बातों को उठाएगी, लेकिन जिस प्रकार का जनाक्रोश रैली में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने गुंडागर्दी किया, तबाही मचाया, मैं बोलना चाहता हूं। आप देखिए, जूम करके लगातार पत्थरबाजी कर रहे बीजेपी के कार्यकर्ता। मैं अभी देख रहा था, ये जो चैनल के माध्यम से फोटो आया, पत्रकार मीडिया के माध्यम से, तो ये पत्थरबाजी कर रहे थे अभिषेक, सीधे तौर पे। और ये देखिए, प्रशासन का एक अधिकारी, आप देखिए इसे किस प्रकार गिरा हुआ है, और उसके बावजूद भी ये लोग पत्थरबाजी से पीछे नहीं हट रहे। ये कैसा आक्रोश मार्च, ये कैसा प्रदर्शन? आप कौन प्रशासन के ऊपर पत्थरबाजी कर रहे हैं? जो हमारे झारखंड के वासी हैं, हमारी ही रक्षा करने के लिए है। आप जनाक्रोश मार्च का नाम दे रहे हैं, आप प्रशासन को मारने पीटने का काम कर रहे हैं। ये कहां से न्याय संगत है?
राज्य की जनता ने देखा किस प्रकार पत्थरबाजी किया इन लोगों ने। प्रशासन ने जो भी काम किया है न्याय संगत काम किया है। निश्चित तौर पर जिस प्रकार आपने बताया 2 नाम कि वो लोग नहीं थे और उनके ऊपर एफआईआर हुआ, वो जांच का विषय है, वो प्रशासन के लोग जांच करेंगे। जो भी उच्च अधिकारी वहां पे मौजूद थे, मैं देखा बयान सुन रहा था रांची के सीनियर एसपी का चैनल के माध्यम से। सीनियर एसपी साहब ने भी खुल करके बोला कि इन लोगों ने अति कर दिया पत्थरबाजी का, और इसका सबूत है ये, आप देख लीजिए। और एक कार्यकर्ता नहीं है, 3-3, 4-4 कार्यकर्ताओं का ये तस्वीर है, आप जूम करके दर्शकों को दिखा सकते हैं पत्थरबाजी करते हुए। तो अब इससे जब पत्थरबाजी करेंगे तो प्रशासन लाठीचार्ज करेगी। एक करते अपने अतिथियों का, चलते हैं राजा सिन्हा सनी साहब के पास। सनी साहब बात अपनी पूरी कर लें, अब आपकी बात अधूरी रह गई थी, बड़ी खबर आ गई थी, बात पूरी कर लें आप। देखिए, मैंने जिस प्रकार सारी चीजों को फोटो के माध्यम से भी दिखाया आपके माध्यम से जनता को, राज्य की जनता को, प्रशासन का अधिकारी गिरा पड़ा हुआ है और लोग पथराव लगातार कर रहे हैं। तो ये जनक्रोश मार्च अभिषेक किसके खिलाफ था? सरकार के खिलाफ था या प्रशासन के खिलाफ था? ये सबसे पहले तय करना चाहिए भाजपा के नेताओं को। पूरी भाजपा, केंद्र से लेकर राज्य से लेकर बड़े बड़े नेता लग गए इस आक्रोश मार्च को, युवा मोर्चा को सामने करके फ्रंट लाइन पे पीछे से अपना बैटिंग करने का कोशिश कर रहे थे। ये सफल नहीं हो पाया। जब सरकार ने इस पे बात रखी और प्रशासन ने फायर किया, जो मुद्दे हैं, प्रशासन ने अपना काम किया। अभिषेक, थाना प्रभारी तक को इन लोगों ने हत्या करने का धमकी तक दे डाला। चलिए, प्रशासन ने अपनी कार्रवाई की, प्रशासन आगे भी कार्रवाई करेगी। अब कानून जो होता है अभिषेक, कानून हमारे देश में कोई बड़ा आदमी के लिए अलग नहीं है और मिडिल क्लास और मध्यम वर्गीय के लिए अलग नहीं है, सभी लोगों के लिए कानून बराबर है। तो निश्चित तौर पे आप दिखाते थे जूम करके, आज आपके चैनल के माध्यम से आप दिखा नहीं रहे हैं क्योंकि मेरे पास बड़ा टैब नहीं है, तो इसलिए मुझे फिर आपसे पत्थरबाजी करते हुए तो सनी साहब अगर आपके ही चैनल के माध्यम से ही आया सारा पूछ। चलिए, अब आपने जब मेरे चैनल को बोल दिया, चलिए आपको जूम भी कर दिया, दिखा दीजिए आप, लेकिन फिर मुझे वो भी तस्वीर दिखाइएगा जिसमें रणधीर सिंह को और कोचे मुंडा साहब को आरोपी बना दिया गया। निश्चित तौर पे बोला जांच का विषय है। सर ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। प्रशासन ये जांच का विषय है। अगर ये भी जांच का विषय है ना जो आप अगर वो लोग नहीं थे तो ऐसा नहीं, मैं चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ कि ये भी सनी साहब जांच का विषय हो जाएगा ना। लेकिन ये तो सामने है अभिषेक जी, पत्थरबाजी करते हुए। ये कश्मीर रिम्स का भी फुटेज निकाल के दिखाइए सनी साहब को। रांची है और रांची में लोगों ने पत्थरबाजी किया जी। ये फुटेज आप जो दिखा रहे हैं, मुझे लगता है जिला अध्यक्ष का इनका फुटेज है जो मैं नहीं चलाया है। 3 साल के भाजपा के कार्यकर्ताओं का एक फुटेज दिखा रहा हूँ कैसे वो अधिकारी राहुल जी को भी ले लीजिए, डबल स्क्रीन का, दोनों स्क्रीन को दिखाइए। नहीं, मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से वो अधिकारी गिरे। दिखाइए, वो पानी का फवारा पुलिस का मिस डायरेक्शन हो गया, आप देखिए वीडियो में, और वो पानी से गिर गए, अपने पानी से। ये लगता है ये लोग वहां, ये देखिए गिरते हुए, क्रिकेट आपने देखा ना गिरते हुए, तो देखिए गिर रहे। अब आपको मैं फिर से दिखाता हूँ वो 10 सेकंड, देखिए ना, वो पानी का फवारा मारा और वो देखिए की टीम देखिए हमारे पास, अगर ये विजुअल है तो निकाल लीजिए। आपने देखा ना, आप भी दिखा रहे हैं, ये खुद के पानी के फवारे मारने से गिर गए और हमें ब्लेम कर रहे हैं। और जहां तक रणधीर सिंह की बात है, और रणधीर सिंह, मैं भी दिखाता हूँ क्लिप को ना। नहीं, चलिए अब आप लोग अब हो गया सर, दोनों लोग आप लोगों ने दिखा लिया। रणधीर सिंह की बात है अभिषेक, और कोचे मुंडा की बात है, तो ये बड़े कन्वीनियंटली उस पर खामोश हो जाते हैं। और पूछूंगा ना सवाल तो पूछूंगा ना सर, तो जो थे नहीं उन पर एफआईआर कैसे इसी पर तो अब तो जवाब देना पड़ेगा ना। माननीय और चीज कहा, देखिए, माननीय कार्यपालक दंडाधिकारी है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का पद होता है, और उन्होंने केस कर दिया 51 लोगों के पर नामजद। अब तो उन 51 लोगों को उनको पहचानना पड़ेगा ना। मैं मीडिया का आदमी होकर भी उन 51 लोगों को नहीं जानता हूं। सिर्फ एक लाइन अभिषेक, इन्होंने कहा कि हम लोगों ने थाना प्रभारी को जान से मारने की धमकी दी। क्या इनको आकाशवाणी हुई थी? क्योंकि एफआईआर में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। एफआईआर में कहीं नहीं है कि किसी को धमकी मिली थी जान से मारने की।
कहाँ मिला, कहाँ लिखा हुआ है? लोअर बाजार थाना नहीं, कहाँ लिखा हुआ है? वो घायल हुए थे, नहीं घायल हुए थे, पर इन्होंने कहा कि जान से मारने की धमकी दी। जान से मारने का प्रयास किया। नहीं, आप धमकी बोले, छोड़ दीजिए, आप धमकी जान से मारने का प्रयास किया। लोअर बाजार थाना पर ऐसे नहीं होता, जख्मी हो आप गए, बातों से नहीं पलट सकते। इन्होंने कहा धमकी दिया और ये पलट गए, इसलिए इन लोगों के ऊपर इनकी बातों पे कितना तवज्जो देंगे, ये तो अभी के ऊपर पलट जाते हैं। अभी आपके चैनल में 2 मिनट पहले कहे देखो ना, जान से मारने की धमकी दी और उसके बाद कह रहे हैं कि जान से मारने का प्रयास किया। पत्थरबाजी दिखा दिया, पानी से खुद गिरे। बस 2-3 मिनट 4 मिनट तक पूरा आप लोग आवेश में आए, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा सहयोग भी करें, खुद गिरे, सहयोग भी करें थोड़ा सा। अब ज्ञान सिन्हा साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। ज्ञान सिन्हा साहब, काफी देर संयम रखा आपने, सरकार ने भी काफी संयम रखा है सर। 5 साल पूरे होने में 4 महीने बाकी है, 13 बार लाठीचार्ज हुआ है। उसमें भाजपा पर 2 बार, आजसू पर भी 1 बार हुआ, भाजपा पे 3 बार, ये वाला मिला के, और आजसू पर 1 बार। इसके अलावा एक जो पार्टी है उनकी जेल, जेबीकेएस, क्या नाम है उनका, मैं नाम भूल रहा हूं उनका, जयराम महतो जी के पार्टी पर भी 1 बार हुआ है। उसके अलावा आंगनबाड़ी सहिया पर भी हुआ है। कुल 13 बार अगर देखें, कर्मियों पर 2 बार, अगर 13 बार में अगर देखें प्रतुल जी अगर 13 बार देखें तो हर 6 महीने में अमूमन 1 बार लाठी चल रही है। लोकतंत्र ऐसे चलेगा? लाठी के दम पे चलाएंगे लोकतंत्र? देखिए, ऐसा है कि जब से ये सरकार बनी है, इस सरकार में जो लोकतंत्र की हत्या करना कहते हैं, वो हत्या वाली ही बात होती है। हम लोगों के जो आजसू का जो हम लोगों का जो निकला था, जिस समय हम लोगों के ऊपर लाठियां बरसाई गई थी, आदरणीय सुदेश कुमार मैंने बोला तक के ऊपर लाठियां चलाई गई थी। इस सरकार का सीधा सीधा कहना है कि जन भावना को सुनने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। जो सुनाने के लिए आगे आएगा वो लाठी खाएगा, जो अपनी बातों को रखने के लिए आएगा वो लाठी खाएगा। अपना काम जो सरकार को करना है वो कर नहीं रही है। जो काम करना चाहिए, अगर आपने पारा शिक्षकों को कंफर्म कर दिया होता तो पारा शिक्षक आंदोलन के लिए आंदोलनरत होते ही नहीं, लेकिन आपने किया नहीं। अब जब वो आंदोलन कर रहे हैं तो आप लाठियां बरसा रहे हैं। सहायक पुलिसकर्मी बेचारे इतने परेशान हैं। इन लोगों ने पहले कहा था, पारा शिक्षकों सहायक कर्मियों को हेमंत सोरेन जी ने चुनाव के पहले कहा था कि मेरी सरकार बनाइए, मेरी सरकार जैसे ही आएगी पहली कैबिनेट की बैठक में अनुबंध कर्मियों को मैं कंफर्म करूंगा और उनको परमानेंट करने का काम करूंगा। उन्होंने 5 साल में किया नहीं, और अब जब सरकार के विदाई का वक्त आ गया है तो ये बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जनता सब कुछ समझ रही है, जनता सब के नजरों में सब कुछ है। सहायक पुलिसकर्मी जो पीटे गए, पुलिस को पुलिस वाले मार रहे थे, वो भी जनता देखी है। पारा शिक्षकों को जो इन्होंने इस्तेमाल किया, पारा शिक्षक सहायक पुलिसकर्मी ने कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के रूप में मेहनत किया था कि हेमंत जी की सरकार आएगी तो हम लोगों को परमानेंट कर दिया जाएगा। उनकी एक नहीं सुनी गई, एक भी विकास के कार्य नहीं किए गए। और अब जब आंदोलन होता है तो लाठियां बरसाकर ये जन भावनाओं को, जनता की आवाज को दबाने का प्रयास करते हैं। मोराबादी में जब कार्यक्रम था, मोराबादी में चल रहा था कार्यक्रम, इनको वहां जब कार्यक्रम का आप लोग कह रहे थे ना कि आपने आदेश लिया था मोराबादी के लिए, आपने मोराबादी का आदेश लिया था, आप वहां क्यों चले गए? अगर एनडीए या भाजपा के लोग अगर मोराबादी का आदेश लिए थे तो मोराबादी में तार से बैरिकेडिंग करते चारों तरफ से। ये रास्तों को चारों तरफ से क्यों घेरा गया? आपको अगर रोकना था तो आप रामगढ़ में क्यों रुकवा रहे थे? रामगढ़ से हमारे प्रतिनिधि आ रहे थे, भाजपा के कार्यक्रम में नहीं आ रहे थे, अपने कार्यों से आ रहे थे, उनको रोक लिया गया आज सूखे हैं बोल के। आप टाटा रोड को जाम किए हैं, आप सारे तरफ बैरिकेडिंग किए, और बैरिकेडिंग हम लोग के समय में भी हुआ था। विधानसभा का घेराव हम लोग करने जा रहे थे, आदरणीय सुदेश कुमार महतो जी थे, चंद्र प्रकाश चौधरी जी थे, उस समय भी बैरिकेडिंग किया गया था। लेकिन ये कटीला तार लगाना, ये क्या
बताना चाहती है ये सरकार क्या सरकार आपको बता रही है कि आप किसान आंदोलन को कटीले तार से रोकेंगे तो आपको भी झारखंड में कटीले तारों का सामना करना होगा। जो जन भावनाओं के लिए जो युवा आवाज उठाना चाह रहे हैं, जो अपने दर्द को बताना चाह रहे हैं, उनको कटीले तारों से आप रोक रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कैंची लेके काट रहे थे, दस्ताना पहन के आए थे। अरे अपनी आवाज को पहुंचाना चाहते हैं, आपके दबाने से नहीं दबने वाली है। और आने वाले समय में आपको पूरे झारखंड प्रदेश में जवाब मिलेगा कि क्या हो रहा है, सरकार कितने बुरे स्थिति में आएगी। ये चुनाव के बाद पता चलेगा। जो आप जो कर रहे हैं ना, ये एक बार कांग्रेस पार्टी वाले लोग जब अन्ना हजारे आंदोलन किए थे तो उनको उठाकर इसी तरह जबरदस्ती जेल में भेज दिए थे। बाबा रामदेव जब आंदोलन किए थे तो उनके ऊपर एक हमले के जैसा किए थे। उस समय के बाद केंद्र में आज तक सरकार कांग्रेस की नहीं बन पाई है। इसी तरह का अति किए थे उस वक्त आप लोग, जिसके कारण आप देश में नहीं आए, और अभी जो अति कर रहे हैं इसके कारण अब झारखंड में आपका नामो निशान मिटने जा रहा है। चलिए अब जरा जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा, क्योंकि सवाल कई रह जाते हैं, हम बातचीत अधूरी रह जाती है। हेमलाल साहब, लगातार नगद की बरामदगी हो रही है, ईडी के भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, लाठीचार्ज हो रहे हैं। क्या यही कारण है कि गुरुजी के सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी के सीनियर लीडर्स अब अपना दामन बचा रहे हैं, पल्ला झाड़ रहे हैं? आज लोबिन हेम्ब्रम साहब ने न्यूज़ 11 से बातचीत करते हुए कहा कि कई सीनियर लीडर अपमान का घूंट पीकर रह रहे हैं, बहुत मजबूरी और व्यवस्था में रह रहे हैं। पार्टी किस ओर जा रही है, किसके हाथों में सौंपना चाह रहे हैं पार्टी को? देखिए अभिषेक साहब, जहां तक चंपैदा का सवाल है जी, आदरणीय चंपैदा ने 2019 से ही बगावत कर लिया था। लोबिंदा पूरा 2019 से बगावती सुर अपना लिया था और सरकार के खिलाफ। क्यों सर, क्यों? मतलब मैं बता दूं, इसलिए कि वहां भी कलर चेंज हो गया था, उनके बैकग्राउंड में कलर चेंजेस था। आप समझ सकते हैं, जनता समझ रही है। मतलब हरा रंग हट गया था? नहीं तो हरा रंग नहीं, वहां क्या था कि बैकडोर से उनको सपोर्ट किया जा रहा था और उनको बुलवाया जा रहा था। जिस तरह से मंद बुद्धि लोगों को जो है तार सटाया जाता है ना, मंद बुद्धि सटाया जाता था। माननीय आदिवासी विधायक के लिए मंद बुद्धि कह रहे हैं, माननीय अभिषेक जी, ये आपत्तिजनक है। माननीय विधायक आदिवासी है, उनके लिए मंद बुद्धि शब्द का आंदोलनकारी है। माफी मांगिए, मंद बुद्धि कैसे करे एक आदिवासी नेता को जो माननीय विधायक है? नहीं, आप मंद बुद्धि कैसे कर रहे हैं? ये आदिवासियों का अपमान है साहब। आप SC/ST एक्ट के दायरे में आ रहे हैं। आप मंद बुद्धि कैसे करे एक आदिवासी के बेटे को जो कुछ देर पहले विधायक को? नहीं, मंद बुद्धि कैसे कर रहे हैं? बीच में कोई नहीं बोले। नहीं, मंद बुद्धि कैसे कर रहे हैं? आप गाली बातों को रखने दीजिए, भाषा करेंगे निकल जाएंगे। बात पूरी कर रहे हैं, उनको मंद बुद्धि कह रहे हो, आप कहते चुप रहे। आप उनको अपनी बात पूरी कर रहे हैं, उसके बाद आप विरोध जता दीजिएगा, आप अपनी सभा में पूरा कर लीजिएगा अपना विरोध। आप जितना बोलना होगा। चलिए हेमलाल जी, जल्दी बात पूरी करें। सर मैंने कहा कि अब वक्त कम है तो जल्दी जल्दी बात। ये लोग तो फाइनेंस कर रहे थे बहुत सारे। सर इसका कोई प्रमाण है सर? आप अपने ही विधायक पर आरोप लगा रहे हैं। थोड़ी होता है, जो सूर उनका था वो बता दे रहा था कि क्यों ये बगावत कर रहे हैं। चलिए प्रसून साहदेव जी, उनको पार्टी से प्रसून साहदेव जी, बड़ा आरोप लगा दिया हेमलाल साहब ने। हेमलाल साहब कह रहे हैं कि लोबिंदा को भाजपा फिनांस कर रही थी। अब क्या आगे आने वाले समय में यह भी सुनेंगे कि चंपाई सोरेन को भी फिनांस कर रहे थे आप लोग? अभिषेक जी, आज मैंने आपके चैनल में जो सुना, मैंने शायद अभी तक इतने वर्षों से डिबेट मार रहा हूं, किसी एक आदिवासी पूर्व विधायक के लिए ऐसे शब्दों को नहीं सुना जो हेमलाल उन्होंने कहा कि माननीय पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम मंद बुद्धि है। नहीं, उन्होंने कहा जैसे मंद बुद्धियों को तार सटाया तुलना किया ना। अब अगर बांग्लादेश बांग्लादेश के घुसपैठियों की बात करें और आप बिहारियों की बात करने लगे तो तुलना तो सीधे जाती है। लोबिन हेम्ब्रम की बात हो रही थी और कहने लगे कि मंद बुद्धि को तार सटाया जाता है, फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा तुलनात्मक भी, चूंकि सीनियर फाइनेंस कराया जा रहा था। एक आदिवासी विधायक की इंटेग्रिटी पर आप प्रश्न उठा रहे हैं, यानी 2019 से आपके विधायक थे। आप ये बताएं सर, आप फाइनेंस कर रहे थे, आप लोग कर रहे थे फाइनेंस उनको? बिल्कुल नहीं।
और आप एक विधायक के फाइनेंशियल इंटीग्रिटी पर उनके व्यक्तित्व जो आदिवासी विधायक है, पहले तो आप उनकी तुलना एक मंदबुद्धि से कर रहे हैं और अब कह रहे हैं कि वो पैसा किसी और से लेते थे। ये सब घोर अपमानजनक है और यही सोरेन पैसा लेकर करते हैं। परिवार के बाहर का कोई भी आदिवासी नेता, वो चंपई सोरेन हो, वो उन्हें गद्दार दिखता है, विभीषण दिखता है। और लोबिन हेम्ब्रम उनके लिए और कहते हैं फाइनेंशियल इंटीग्रिटी तो परिवार की आपत्तिजनक है। सीता सोरेन तो परिवार की है। ये आरोप तमाम तो सीता सोरेन पर भी लगे हैं। ज्ञान सिन्हा साहब, क्या इन बड़े लीडर्स पर जो चेहरे हमारे स्क्रीन पर दिख रहे हैं, चंपाई सोरेन, लोबिन हेम्ब्रम, क्या इन लोगों को एनडीए फिनांस करता है बैकग्राउंड से और उसी फिनांस के बल पर ये लोग नेतागिरी करते हैं अपनी? देखिए, बिल्कुल एकदम स्पष्ट पिक्चर है, इसको किसी को बताने का जरूरत नहीं है, ये जनता तुरंत समझ जाएगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा में सोरेन परिवार को छोड़कर कोई भी जो सीनियर लीडर है, मैं इसके पहले भी बैठा था तो मैं कुछ बोल गया था कि कोई भी जो सीनियर लीडर है उसे किसी भी कीमत पर आगे बढ़ने या अपनी आवाज उठाने के लिए कोई तरह का मतलब एक समझौता करने के लिए सोरेन परिवार तैयार नहीं है। लोबिन दा को मान सम्मान नहीं मिल रहा था और तो वो बार-बार आवाज उठा रहे थे। मेरी बात को समझिएगा, लोबिन दा को अपमानित किया जा रहा था, बार बार उनके मान सम्मान में कमी हो रही थी, वो बगावती तेवर में बोल रहे थे, एक बार भी उनको मैनेज करने का कोशिश किया गया। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा चाह रही थी कि लोबिन दा हट जाए, क्योंकि वो गुरुजी के हनुमान, ये दोनों चंपाई दा और लोबिन हेम्ब्रम दोनों गुरुजी के साथ के लड़े हुए आंदोलनकारी नेता हैं। ये लोग के खून में आंदोलन था, ये लोग इतना महान नेता हैं और उनको आप मंद बुद्धि बोलिएगा, उनको आप किनारे का रास्ता दिखाइएगा और उसके बाद कहिएगा कि वो तो मंद बुद्धि था, एनडीए वाले पैसा दे रहे थे। आप अपनी कमी को एनडीए पर क्यों थोप रहे हैं सर? आपके यहां क्यों आज अगर लोबिंदा के साथ गलत किया गया, लोबिंदा को पैसा दिया गया था या बहलाया गया था, तो चंपाईदा क्यों विस्फोट कर गए? चंपाईदा क्यों सामने आ गए? चंपाईदा क्यों? मेन सोरेन परिवार को छोड़कर जितने भी सीनियर लीडर हैं, चलिए सर, जल्दी का रास्ता दिखाया किया जाता। जेएमएम चाहती है कि आदिवासी के जो बढ़िया लीडर है, जो बड़े लीडर है, जो सीनियर लीडर है, जो कल मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं, उनको किनारे का रास्ता दिखाने का काम आज तक चंपाई सोरेन जी को मनाया क्यों नहीं जा रहा है? जेएमएम द्वारा मनाया क्यों नहीं जा रहा? चंपाई दा को रास्ता दिखाया गया है। राजेश सिन्हा साहब, बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। दोनों बड़े लीडर जेएमएम के गठबंधन के बड़े चेहरे, दोनों लोबिन हेम्ब्रम की बात हो या चंपाई सोरेन की बात हो, कांग्रेस गठबंधन में है और कहीं ना कहीं अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो बड़े भाई की भूमिका में कांग्रेस होता है और अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो जेएमएम यहां पर लीड करता है। लेकिन अगर चंपाई सोरेन नाराज चल रहे हैं तो अभी तक गठबंधन का कोई बड़ा चेहरा, चाहे आपके प्रदेश अध्यक्ष साहब हो, चाहे वो प्रभारी साहब हो चुनाव, या वो फिर सीएम हेमंत सोरेन साहब हो, कोई भी चंपाई सोरेन से मिलने का प्रयास नहीं कर रहा, उनके पास कोई नहीं गया सर अभी तक। तो क्या अपना वजूद इस तरीके से राजनीति से चंपाई सोरेन ने अचानक खो दिया जेएमएम में? देखिए अभिषेक, ये पूरा मामला झारखंड मुक्ति मोर्चा का इंटरनल मामला है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा से ही दोनों माननीय विधायक रहे हैं और लंबे समय तक राजनीति में सक्रिय रहे। लोबिन दा भी सीनियर नेता है, चंपाई दा भी सीनियर नेता है और चूंकि झामुमो का इंटरनल मामला है, लेकिन मेरा जो अपना पर्सनल राय है जी, चंपाई दा को बहुत बड़ा सम्मान माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने भी दिया, मुख्यमंत्री पद की कुर्सी, थोड़ा जल्दी मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। अगर वो चाहते, उनके अंदर परिवार का लोभ होता, तब वो अपनी वाइफ को भी बना सकते थे। आप जानते हैं 6 महीना तक वो रह सकती थी जी। वो अपने भाई को भी बना सकते थे, बसंत सोरेन जी को, लेकिन उन्होंने अपने गार्जियन मानते हुए चंपाई सोरेन जी को बनाने का काम किया। निश्चित तौर पर जब वो जेल से बाहर निकले और जब प्रक्रिया शुरू हुई तो वो फिर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने अपना शपथ लिया। है तो उनका पार्टी का मामला, लेकिन सबसे बड़ा सम्मान प्रोटोकॉल तो है नहीं। सम्मान किसने दिया? नहीं, ये कोई प्रोटोकॉल तो नहीं है। किसने दिया? माननीय मुख्यमंत्री किसने बनाया? ये तो आप लोगों ने तय किया होगा, विधायक दल की बैठक में तय हुआ। पार्टी ने, मैं तो बोल तो रहा हूँ, विधायक दल की बैठक, विधायक दल की बैठक में ये तय हुआ।
माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अगर चाहते अभिषेक जी तो अपने भाई को भी बना सकते थे, बना सकते थे कि नहीं बताइए? उस लायक थे। चलिए आपके बीच मैं नहीं बोला, एकदम शांति से मैं सुना आप लोगों के बीच में। बोले जल्दी जल्दी बात पूरी करें। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने बनाने का काम किया। चुनाव जब आता है अभिषेक जी तो बहुत सारे नेता इधर उधर आते जाते हैं। लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा सीता सोरेन जी को इन लोगों ने लेकर के गए, गीता कोड़ा जी को लेकर के गए। गीता कोड़ा जी अभिषेक प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारी अध्यक्ष थी। आज मैं भाजपा का लिस्ट देख रहा था, उनको प्रवक्ता बनाया गया। तो ऐसा नहीं हो कोई भी सीनियर नेता भाजपा में जाने के बाद चुनाव तो 2 महीना में खत्म हो जाएगा और उनको पछताना पड़े। जवाब इनको देना चाहिए कंगना रनावत जी के भी बात पे, जो किसान आंदोलन में कंगना रनावत जी ने, चूंकि मैं राष्ट्रीय दल का नेता हूं और राष्ट्रीय दल का पार्टी का यहाँ पे प्रतिनिधित्व करने के लिए बैठा हूं, कंगना रनावत जी ने किस प्रकार बयान दिया, दैनिक भास्कर में ये छपा है, ये हमने नहीं छपाया अभिषेक जी, इसको जूम करके दिखाइए। किसानों को किस प्रकार इन लोग गहराई से सुन लीजिए, किसानों को किस प्रकार ये लोग सन्नी साहब, आप देखिए साहब आप जो जूम करके दिखाने बोल रहे हैं, फिर कंगना रनावत का बयान दिखाना होगा। उसके बाद उन्होंने एक बयान दिया है कि ये उनका निजी बयान है, इसका भाजपा से कोई आप देखिए भाजपा की सांसद अभिषेक। अरे सर उन्होंने पत्र जारी कर दिया है, कुछ भी बोल करके बोले मेरा निजी बयान उनका। अरे तो ये तो सर यहाँ कल्चर है, झारखंड में भी कल्चर है, मेरा निजी बयान है। अभी सर शिल्पी ने सर क्या कहा आप लोगों ने? आप देखिए हम लोगों ने खंडन किया। खंडन है, आपने कहा कि उनका निजी विचार है। बिल्कुल खंडन किया। चलिए मैं आपके चैनल में बैठा था, ये कहा गया कि ये निजी विचार है, शिल्पी ने आपकी का। तो अब तो वो खुद कह रही है कि मेरा निजी बयान है, तो बात ही खत्म हो गई ना सर। नेताओं को फ्री है कि कुछ भी बोल देना भाजपा के। तो चलिए हेमलाल मेहता जी आप हाथ उठा रहे थे। हेमलाल मेहता जी, बड़े नेताओं का इस तरीके से किनारा होना गठबंधन को मजबूत कर रहा है या कहीं ना कहीं अब जेएमएम अपनी पकड़ खोता जा रहा है अपने दल के भीतर? जो नाम आ रहे हैं दल में, जो अब हावी हो गए हैं जो चेहरे, कहीं ना कहीं गुरुजी के सिद्धांतों से वो चेहरे मैच करते नहीं दिखाई देते जनता को। सबसे पहले तो मैं ज्ञान सिन्हा जी का जवाब दे दूं। इन्होंने कहा परिवारवाद का, बार बार परिवारवाद का और सोरेन परिवार का ही नाम लेते हैं। मैं पूछना चाहूँगा कि ये जो है सो केंद्रीय अध्यक्ष, आजसू का केंद्रीय अध्यक्ष चंद्र प्रकाश चौधरी को क्यों नहीं बनाया कभी? या फिर कमल किशोर भगत जब दावेदारी किए थे तो उस समय कमल किशोर भगत जी थे अध्यक्ष, केंद्रीय अध्यक्ष रहे हैं। आज केंद्रीय अध्यक्ष नहीं रहे हैं, भगत रहे हैं, कमल किशोर भगत रहे हैं, विनोद भगत रहे हैं। क्या आप बात कर रहे हैं? अरे कार्यकारी अध्यक्ष जब से नहीं केंद्रीय अध्यक्ष रहे से सुदेश महतो बने हैं, केंद्रीय अध्यक्ष कभी नहीं, केंद्रीय अध्यक्ष रहे हैं कमल किशोर भगत। ये आप इतिहास, पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा? पार्टी पर छोड़ दीजिए, क्या मतलब है? दूसरी बात आप परिवारवाद का कहते हैं। अब नहीं, परिवारवाद का मतलब आप परिवारवाद का लीजिए ना भाई। आप चंद्र प्रकाश चौधरी और उनकी पत्नी क्या है? परिवारवाद है तो आप अपना देखिएगा, उसके बाद जनता को बताइएगा क्या। बाकी लोग को किनारा रास्ता दिखा दीजिए, जनता तो बाकी जो सीनियर लीडर है उनको किनारे रास्ता दिखा दीजिए। कमल किशोर तो हमने उनको चुनाव लड़ा कर विधायक बनाया, हमने उनको मान कर। हेमलाल जी मैं ये कह रहा हूँ ना, हेमलाल जी मैं ये कह रहा हूँ, ये परिवारवाद का मामला नहीं है, ये मामला है कि जो सीनियर लीडर है उसको आप लोग अगर मुख्यमंत्री एक परिवार के लिए, ज्ञान जी अगर मुख्यमंत्री का पद आप ही लोग कह रहे हैं कि हम लोग बहुत सम्मान करते थे और उनकी काबिलियत थी, उनको सीएम बनाया गया, वो सीएम बने, तो जब इतना काबिलियत था, इतना सम्मान था, और वो ऐसा मुझे लगता है मुख्यमंत्री बनने के बाद जितनी भी सभाएं उन्होंने की हर जगह हेमंत बाबू से ही उन्होंने शुरुआत की। तो फिर ऐसा कारण उन्होंने ये अपने जो पोस्ट किया है उस पोस्ट में कहीं नहीं लिखा कि उनको सत्ता से उतारा गया, मुख्यमंत्री का पद वापस लिया गया इसलिए वो दुखी हैं। उन्होंने उस तरीके का विरोध किया है जिस तरीके से उनको उतारा गया, सत्ता से बेदखल किया गया। साहब महीना 1.5 महीना के बाद ये बात आती है। अब सर ये सर पीड़ा सर किसी की कभी भी पीड़ा सर छलकती है सर। इस पर भी मैंने जवाब हेमंत सोरेन साहब ने बयान दे दिया था दिल्ली में कि 36 लाख रुपए जो बरामद हुए हैं वो उनके नहीं है, और उसके बाद कोर्ट में बयान दे दिया कि उनके माता पिता के इलाज के। तो सर वो ठीक था, पार्टी फंड से लिया, वो पार्टी फंड का पैसा वो ठीक था सर। पहले आप उनका मेरा जवाब ले लीजिए कि जो वो कह रहे हैं, जो धार्मिक चिट्ठी जो उन्होंने लिखा, मैंने ये खंडन भी किया है कि उनका शब्द नहीं है,
उनके शब्द नहीं हो सकते हैं अब सर चंपा के। तो ये हेमलाल साहब, दूसरी बात अब तो खंडन भी तो नहीं है सर, उनके शब्द नहीं है तो उन्हीं के पोस्ट पे कोई खंडन आ जाता कि ये मैंने नहीं लिखा है, ये तो कहीं नहीं दिखा सर। चलिए प्रदुष यादव जी आ रहा हूं, हेमलाल जी आ रहा हूं, प्रदुष यादव जी बात पूरी कर जल्दी। देखिए, मैं कहना चाह रहा था कि मैं अभी सुन रहा था कि परिवारवाद का उदाहरण दे रहे थे, एक दो सदस्य अगर किसी के पार्टी में हैं एक परिवार के तो उसको परिवारवाद बता रहे। नहीं साहब, परिवारवाद वो होता है जो पूरे कांग्रेस पार्टी में पिछले 30-40 वर्षों से सिर्फ एक परिवार का वर्चस्व है। और कोई भी मुख्यमंत्री रहता है, जो बरुआ थे, जो प्रेस एडवाइजर थे मनमोहन सिंह के, उन्होंने किताब अपनी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में लिखा है कि मनमोहन सिंह को आदेश लेना पड़ता था सोनिया गांधी जी से। मैं नहीं कह रहा हूं, ये उनके बरुआ जो प्रेस एडवाइजर थे मनमोहन सिंह के वो कह रहे हैं। और उनका कहना था कि मनरेगा पे जब बढ़ाया गया पैसा तो राहुल गांधी का एक डेलीगेशन आया, मिलने के लिए चाय पानी किया, चले गए। उसके बाद एक प्रेस रिलीज आया कि इसको जारी कर दीजिए कि राहुल गांधी ने मनरेगा का पैसा बढ़ाने को कहा, जबकि ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। ये बरुआ के जो मनमोहन सिंह के प्रेस एडवाइजर थे, उनकी किताब एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर से। मैं लौट रहा हूं, परिवारवाद क्या होता है। देखिए, सोरेन परिवार में अगर आप माननीय विधायक बसंत सोरेन जी की धर्मपत्नी जी को छोड़ दें, जो एकमात्र ऐसी बालिग है जो किसी पार्टी के पद पे नहीं है, तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कभी ना कभी सांसद, विधायक या पार्टी के पद पे नहीं रहा। और तो और अंजलि सोरेन जी जो इनकी बहन है बड़ी, वो उड़ीसा की झारखंड मुक्ति मोर्चा की अध्यक्ष है। एक सिर्फ मैंने बता दिया बालिग जो नहीं है, तो सर पॉलिटिकल बैकग्राउंड है तो सर पॉलिटिक्स ही करेंगे ना। नहीं तो फिर परिवारवाद ये होता है कि जब पूरी पार्टी एक परिवार में जब 12-14 लोग उसको जकड़ के रखते हैं, वो मुलायम सिंह के कुनबे की बात कर ले, लालू के कुनबे की बात कर ले, वो होता है। और फाइनली अभिषेक, ये जो निषेधाज्ञा की बात करे थे ना, निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने पे पुलिस क्या करेगी, वो तो डंडे चलाएगी। मैं 20 जनवरी 2024 का तिथि याद दिलाना चाहता हूं, जिस दिन ईडी पूछताछ करी थी मुख्यमंत्री से। मुख्यमंत्री के आवास के आसपास पूरी निषेधाज्ञा लगी हुई थी। फिर जस्टिस एलपीएन शाहदेव चौक पर मुख्यमंत्री ने निषेधाज्ञा को उल्लंघन करते हुए भाषण दिया था और उनके हजारों समर्थक जुड़े थे। उस समय तो अननेम्ड एफआईआर हुआ साहब, और वो एफआईआर खत्म भी हो गया, आज तक उसका कोई अता पता नहीं। तो दो तरह के एक ही कानून की दो परिभाषा कैसे? 20 जून को, 20 जनवरी को शांत, और आज अपने हत्या का मामला कर दिया। सनी साहब बात पूरी करें। देखिए अभिषेक, परिवारवाद पे चर्चा हो रही है, आदिवासी नेताओं पे चर्चा हो रही है, झारखंड राज्य में झामुमू पे चर्चा हो रही है कि इन लोगों ने क्यों हटाया या हम लोगों ने क्यों हटाया। जिस प्रकार बाबूलाल मरांडी जी को इन्होंने हटाया, जिस तरह इन्होंने अर्जुन मुंडा जी को हटा के रघुवर दास जी को बनाया, इनके भी पार्टी में 2-2 आदिवासी नेता थे, तो कहीं इन्होंने हटा करके किसको बनाया? कहीं दर्द छलका था, रघुवर दास जी को बनाया। सर दर्द कहीं छलका था जी। ये राजनीति प्रक्रिया है और ये चलता रहता है। कुर्सी कभी भी किसी का परमानेंट नहीं होता। तो फिर हेमंत सोरेन जी के लिए परमानेंट कैसे हो गया था? लेकिन जेल से निकले तो उनकी भाजपा वाले लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? जब सरकार हमारी है, जनादेश जनता ने हमें दिया है, तो निर्णय लेना हमारा काम है। चलिए हम निर्णय लेंगे। आप लोगों के पेट में गठबंधन सरकार उनकी है, सरकार उनकी है, हेमंत सोरेन को बनना हो। बात पूरी खत्म नहीं है, एक मिनट और लूंगा। रही बात परिवारवाद की, भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र सीधे तौर पे देश की जनता देखी। राजनाथ सिंह का बेटा चुनाव लड़े तो बढ़िया, जल्दी सनी साहब, पंकजा मुंडा चुनाव लड़े तो बढ़िया, सैकड़ों ऐसे नाम है अभिषेक। भाजपा वाले लोग करे तो बहुत अच्छा। वो तो आप सभी राजनीतिक दलों की सूची बनानी पड़ेगी, किसके परिवार का, किसके परिवार, जैसा क्रिकेट खेल सकते हैं, बहुत अच्छा, दिक्कत नहीं है, बहुत सारा लंबा लिस्ट है। चलिए आ रहा प्रतुष साहब, पहले ज्ञान सिन्हा साहब का रुख कर लेता हूं। गठबंधन की सरकार है भाई, कांग्रेस ने, जीएमएम ने चुनाव लड़कर जीता है, और जो भी कहीं से चुनाव लड़ रहे हैं, परिवार से लड़ रहे, चुनाव जीत रहे, जनता स्वीकार रही है, तभी जीत कर आ रहे हैं। विपक्ष को क्यों समस्या आएगी चंपाई सोरेन को हटा के हेमंत सोरेन बन गया? देखिए, सबसे पहले तो अभी जो थोड़ा जल्दी बात पूरी करें, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो भाई कह रहे थे कि आजसू में भी परिवारवाद है, हमारे यहाँ आपको जितने भी विधायक हुए, नवीन जायसवाल एक समय हमारे यहाँ विधायक थे, विकास सिंह मुंडा हमारे यहाँ से विधायक थे, हमारे यहाँ से उमाकांत रजक विधायक हुए, हमारे यहाँ से रामचंद्र सहित विधायक हुए। हम लोग के यहाँ परिवारवाद का कोई मामला नहीं, और मेरी बातों को इन्होंने घुमा दिया। मेरा कहना यह नहीं था कि आपके यहाँ परिवारवाद और परिवार, मैंने कहा था कि हेमंत सोरेन परिवार के अलावा अगर कोई नेता आगे बढ़ने का कोशिश करता है जेएमएम में,
तो उसे साइड लाइन दिखा दिया जाता है। चल। मेरा कहने का मतलब ये था, मैं परिवारवाद पर नहीं बोल रहा था, मेरा कहने का मतलब था कि जो भी बड़े नेता आगे आते हैं जिनसे इन्हें भय सताता है उन्हें साइड लाइन दिखा दिया जाता है। चंपाई दा अभी तक किसी पार्टी में नहीं गए हैं। जल्दी सर। ये लोग अंतिम सांस लेने वाले, कोई अगर बीमार होता है अंतिम सांस लेता रहता है ना, तो उसे भी एक बार इंजेक्शन देकर जिंदा करने का कोशिश किया जाता है। ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब वो सांसें छोड़ेंगे तो हम लोग उनको विदाई देंगे। उनको मनाने की उनको निष्कासित करना भारी पड़ सकता है और उनको रखना और भारी पड़ सकता है। वक्त समाप्त हो गया, माफी चाहूंगा आप सभी से, वक्त समाप्त हो गया, सभी से माफी चाहूंगा। धन्यवाद करता हूं अपने अतिथियों का। हमारे साथ जेएमएम से हेमलाल मेहता साहब थे, हेमलाल जी बहुत धन्यवाद आपका। कांग्रेस से राजेश सिन्हा सनी साहब थे, सनी जी बहुत धन्यवाद आपका। आसू से ज्ञान सिन्हा साहब थे, ज्ञान जी बहुत धन्यवाद आपका। और बीजेपी से प्रतुल शाहदेव जी थे, बहुत धन्यवाद आपका प्रतुल शाहदेव जी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।